बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून के सबसे करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों में से दो सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नून लीग ने फ़ैसला कर लिया है कि बूट को इज़्ज़त दो, बूट की कुर्बत लो, और वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था उसको शहबाज शरीफ ने खैर बात कहते हुए अब फैसला किया है कि बूट को इज़्ज़त दी जाएगी। मेरा हमेशा से नून लीग को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों के साथ एक इख्तलाफ रहा है। वो इख्तलाफ यह है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून को 3 वजूहात से सपोर्ट करें और ओपनली बताएं कि हम इन 3 वजूहात से सपोर्ट करते हैं। पहली आप वजह कहें कि जी हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के लिए बेहतर था, तरक्की होती थी, ज़मीन के सीने में सरिया ठोकता था और लोहा लगता था, मेट्रो बनती थी, मोटरवे बनती थी, बड़े बड़े नजर आने वाले प्रोजेक्ट्स लगते थे। तो आप कहें कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में क्योंकि तरक्की होती थी हम इसलिए नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बात समझ आती है कि अगर एक समझता है कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी कि नवाज शरीफ मॉडल ठीक था पाकिस्तान के लिए तो ये उसका राइट है। दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह यह हो सकती है कि आप ये कहें कि जी मेरा ज़ाती उनके साथ ताल्लुक़ था, उनकी जमात के साथ, या उनका मेरे ऊपर एहसान था, उन्होंने मुझे ये फेवर दी हुई थी, मेरे किसी रिश्तेदार को किसी महकमे में भर्ती किया था, मुल्क के अंदर होता था तो हेलीकॉप्टर पे मैं फिराता था, पाकिस्तान से बाहर जाता था जहाज़ पे मैं लेके जाता था, पाकिस्तान से बाहर जाता था हमें वहाँ से गिफ्ट दिलवाता था, हम पूरी दुनिया उसके साथ फिरते थे, पूरी दुनिया उसके साथ घूमते थे, हमें बड़ा वहाँ से नून लीग के जो पैसे वाले लोग होते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हमें वहाँ से शॉपिंग कराते थे। हमारे ये ज़ाती मफाद उनके साथ बिल्कुल समझ आती है। कोई ये कह सकता है कि मुझे कोई दुकान उन्होंने सस्ते उसके ऊपर दी हुई थी जैसे नजम सेठी साहब को मिली हुई थी, कुछ और को सरकारी तौर पे बहुत सारी नवासियात की गई, आप कहें कि उस वजह से उनका हमारे ऊपर एहसान है और हम इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। या तीसरा आप कहें कि यार मुझे ना इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, मुझे इमरान खान से नफरत है, इमरान खान को मैं नहीं वज़ीर आज़म देख सकता या देख सकती, उसके अलावा कोई भी होगा तो मैं उसको मानने को तैयार हूं, तो इसलिए मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूं या करती हूं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट इसलिए करता हूं, इसलिए करती हूं कि नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये इंतहाई मज़े का खेज और बकवास बात है। क्यों? जिस नवाज शरीफ की सियासी पैदाइश जनरल जिलानी की गोद में हुई, जिस नवाज शरीफ की सियासी परवरिश जो है वो गोद में बिठा के जनरल ज़ियाउल हक ने की, जिसको ज़ियाउल हक जनरल ज़ियाउल हक को कहता था कि मेरी उम्र आपको लग जाए, जो उनकी कब्र पे खड़े होकर कहता था, बल्कि ज़ियाउल हक से महल उन्हें कहते थे या ये उनको कहते थे कि एक दूसरे को कि उम्र तुम्हें लग जाए, जो ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर कहता था कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, जो ज़ियाउल हक को असली शहीद और भुट्टो को जाली शहीद कहता था, जिसने जब पहली बार वज़ीर आज़म बना ISI के पैसों से बना, उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आता रहा फौज की मदद से आता रहा, 99 में मार्शल लॉ लगा, लेकिन फिर उसी परवेज मुशर्रफ के पांव पकड़कर और उससे डील करके और पाकिस्तान से बाहर गए। फिर पाकिस्तान जब वापस आए उस वक्त भी फौज की मदद से आए, फिर 2013 में इक़्तिदार में आए वो भी फौज की मदद से आए। तो मैं कहता हूं कि आप उस नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ये कहकर कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसकी जितने उसकी अचीवमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा किरदार फौज का है। वो कहते हैं नहीं मियाँ साहब ना 2016-17 तक बहुत गलत आदमी थे, फिर मियाँ साहब देखे ना उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने गुनाहों की, और तौबा तो जब कबूल होती है, जब कोई माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की तो वो फिर पाक साफ हो जाते, तो अब मियाँ साहब पाक साफ हो गए, अब मियाँ साहब वोट को इज्जत देना चाहते हैं इसलिए हम मियाँ साहब के साथ हैं। अच्छा, फिर आप उनको सपोर्ट करते रहे, दरमियान में मरीम साहब फिर खामोश हो गई, फिर आपने उसको भी इधर उधर कर लिया। फिर आपने ये कहा कि अच्छा आप सपोर्ट करते रहे कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो फौज के खिलाफ है इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी चाहता है। सिविल सुप्रीमेसी तो हमने देख ली थी डॉन लीग्स में, उसने कैसे अपने बंदे हटाए थे। BBC को मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने इंटरव्यू दिया था, उसको हटा दिया। यहाँ पे 3 बंदे इधर फड़का दिए उन्होंने डॉन लीग्स में जब उनको कहा गया, और उसके बाद क्या कुछ वो नहीं करते रहे वो आप सारों को पता है। अच्छा, फिर चले, आपको नहीं पता था कि नवाज शरीफ अभी भी 2 नंबरी कर रहा है, बाहर से कुछ कह रहा है अंदर से कुछ कह रहा है, आप नेक नियती से उसको सपोर्ट कर रहे थे वोट को इज्जत दो के बयानिए पे। अचानक खबर सामने आती है कि मोहम्मद जुबैर साहब तो मुलाकातें कर रहे थे DISI से और आर्मी चीफ से, और भीख मांग रहे थे मरीम साहबा के लिए और नवाज शरीफ के लिए। उस वक्त आप छोड़ देते ना, उस वक्त भी आपने नहीं छोड़ा, आप उनको फिर भी सपोर्ट करते रहे। दरम्यान में कभी मरीम साहबा का ट्विटर खामोश हो जाता है, कभी बोल पड़ता है, कभी मरीम साहबा कहती हैं कि मजामत होगी तो मफामत होगी, फौज को गालियां देंगे, धमकियां देंगे तो मुलाकातें होंगी, और फिर कुछ और लोग मुलाकातें करते रहते हैं। और जिस दिन मोहम्मद जुबैर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबर DISI ने दी थी अच्छा शरीफ साहब के प्रोग्राम में, उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद थे जहां मरीम साहबा ने इनकार किया था कि मेरा कोई नुमाइंदा जो है वो फौज के किसी नुमाइंदे से जाके नहीं मिला। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि अब कोई नहीं मिलेगा, एनफ इज एनफ। फिर जनाब इन्होंने कहना शुरू कर दिया हमारी पिंडी से सुलह हो गई है। सुलह ऐसे तो नहीं होगी ना, वो ख्वाब में तो नहीं आ गए, कोई ख्वाब में आया होगा कि जी उठें आपको सीने से लगाना है और हमारी सुलह हो गई, ख्वाब में तो नहीं हो सकता।
ज़ाहिर है को मुलाकातें हुई होंगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तो सुलह हुई होगी। इन्होंने कहा जी सुलह हो गई है। फिर उसके बाद फिर जनाब थोड़ा सा इन्होंने कोई ट्वीट शूट्स की शौकत सदीकी साहब वाले मामले पर। अब जनाब पहले तो मैं आपको वो बताने से पहले जो आसमा चिराजी साहब ने लिखा है कि कैसे नून लीग मरीम नवाज और नवाज शरीफ की पार्टी फौज के करीब होने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन, ये आपको ये एक और चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो नून लीग के हामी हैं ये भी कहते हैं कि नून लीग में बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बगावत नहीं कर सकता। अगर नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ बगावत नहीं कर सकता तो फिर शहबाज शरीफ के वाले से जो आप खबरें दे रहे हैं आप लोग ही जो नून लीग के करीबी हैं कि शहबाज शरीफ ने बूटों में लेटने का फैसला किया है, तो इसका मतलब फिर नवाज शरीफ की मर्जी से किया होगा ना, मरियम की मर्जी से किया होगा। और अगर मरियम और नवाज शरीफ नहीं चाहते तो फिर हमारी वो खबर ठीक है कि नून लीग में इख्तिलाफात हैं, शरीफ खानदान में इख्तिलाफात हैं। आप ये बात भी नहीं मानते कि शरीफ खानदान में इख्तिलाफात हैं, और आप ये भी नहीं मानते कि बयानिया जो है वो ये नवाज शरीफ चाहते हैं कि फौज के कदमों में लेट जाएं। उधर से आप कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम तो नहीं चाहते कि फौज के बूटों में लेटा जाए। ये शहबाज शरीफ जो है वो बोसा लेना चाहते हैं बूटों का, नवाज शरीफ तो ये नहीं चाहते। अगर नवाज शरीफ नहीं चाहते तो फिर शहबाज शरीफ कैसे ये सारा कुछ कर रहा है? फिर तो नहीं हो सकता। तो अगर शहबाज शरीफ ये कर रहा है तो इसका मतलब है नवाज शरीफ की मन मर्जी और मंशा से कर रहा है। तो फिर आप किसी एक बात पर तो आए ना। अब आप खुद कह रहे हैं कि जी नून लीग ये कर रही है। अब देखें जनाब, ये पूरा कॉलम मैं आपके सामने रखता हूँ आसमा चिराजी साहिबा का, फिर उसके बाद सदी के सबसे बड़े रिपोर्टर की मैं आपको खबर बताता हूँ। ये 15 जून का उनका कॉलम है। कहती है कि सन 2002 में पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग शुरू की तो सियासी उफक पर जनरल मुशर्रफ का साया था, बहुत मजबूत ताकतवर हुकूमत और बजाय तादाद में बड़ी अपोजिशन। मुझे आज भी याद है कि 16 नवंबर 2002 को असम्बली की अलग बर्दारी की तकरीब में दाएं हाथ की पहली नशिस्तों पर हरूफ तहजीक के एतबार से इमरान खान बैठे थे। कौमी असम्बली में उनकी सिर्फ एक नशिस्त थी। कभी पार्लियामेंट में आते तो हम जैसे रिपोर्टर्स उनके गिर्द होते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी राय जानने की कोशिश करते। इसके अलावा उनकी कौमी असम्बली में कोई खास शिरकत ना थी, ना ही कभी कोई बिल, ना किसी किस्म का कोई एहतजाज, बस कभी कभार कोई एक तकरीर और वो भी महीनों बाद। यानी इमरान खान कोई कुछ नहीं थे। कौमी असम्बली में उनकी सिर्फ एक नशिस्त थी। कभी पार्लियामेंट में आते तो अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी में पैट्रियट वजूद में आ चुकी थी। मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में थे। पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया और उसके अंदर इकबाल की सरबराही में पैट्रियट ने अलग ग्रोह बना लिया, जिसकी हमायत से मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की कमज़ोर हुकूमत अपने कदमों पर खड़ी हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग नज़रियात और रवायती हरीफ होने के बावजूद नवाबजादा नसरुल्लाह की सरबराही में बहाली जमहूरियत की तहरीक में शामिल थी। एक नकाती एजेंडा सिर्फ जमहूरियत की बहाली था, इसके अलावा कुछ नहीं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ARD भरपूर एहतजाज करती। एतजाज हसन और चौधरी निसार एक सफ़े पर थे। नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और कौमी असम्बली में कमी ज़रूर महसूस होती, ताहम उनके रहनुमा अपना हिस्सा ज़रूर डालते और भरपूर डालते थे। कमी उस वक्त भी महसूस होती थी आसमा साहिबा को, नवाज शरीफ की और बेनज़ीर भुट्टो की। नवाज शरीफ जो डील करके खुद बाहर चले गए थे, मुशर्रफ के साथ डील करके पाँव पकड़ के, बाहर से पाँव पकड़वाए थे बाहर से भी। वो कहती हैं कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ, एतजाज हसन, हाफिज हुसैन अहमद, महमूद खान चकदई जैसे सीनियर सियासतदान, तो दूसरी तरफ शीरी रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, ख्वाजा साद रफ़ीक और हैदर अब्बास रिजवी जैसे नोखेज़ सियासतदान खतीब मुकम्मल तैयारी के साथ पार्लियामान आए। प्रेस गैलरी में बैठकर हम ना सिर्फ उनसे सीखते बल्कि फ़ख्र महसूस करते कि हमारे पास इज्तिमाई दानिश के क्या क्या दिमाग मौजूद हैं। आसमा साहिबा को फ़ख्र होता था और वो सीखती थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट सेशन में बजट का आगाज हुआ और कायदे से बेखिलाफ को तकरीर करने से रोक दिया गया हो और इतनी बड़ी अपोजिशन खामोशी से उठकर चली जाए। ना ईवान में आवाज़, ना लॉबी में एहतजाज, ना पार्लियामान से बाहर कोई शोर, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी दौर में आज ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ की तकरीर खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहकर रोक दी कि आइए पहले ईवान का ज़ाब्ता अखलाक तय करते हैं। याद रहे कि किसी ज़माने में कौमी असम्बली इजलास से पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मामला तय किया करते थे। इजलास मौखर होने से मुलतवी होने तक क्या क्या तय पाए किसी को मालूम नहीं। तादाद में बड़ी, ये इंटरेस्टिंग आ गया, इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। तादाद में बड़ी अपोजिशन मगर मुनक़सिम ऐसी कि गिनती में ही नहीं, तादाद में बड़ी मायूस हो चुकी है। आसमा चिराजी साहिबा भी जैसे हामिद मीर साहब मायूस हो गए हैं अपोजिशन से, PDM से। अब वो वकीलों के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि इमरान खान को निकालो और मुहिम चलाओ। कहती है तादाद में बड़ी अपोजिशन मगर मुनक़सिम ऐसी कि गिनती में ही नहीं। अपोजिशन की तकसीम के इंतजाम पार्लियामान से बाहर बैठे रहनुमाओं ने किया तो तदफीन का काम अंदर बैठे राबर कर रहे हैं। बाहर वालों ने तदफीन का काम, बाहर वालों ने अपोजिशन की तकसीम का इंतजाम किया, अंदर वाले जो हैं वो तदफीन कर रहे हैं। बार बार जहन जनरल मुशर्रफ की LFO पर चलने वाली असम्बली पर जाता कि डिबेटिंग क्लब ही सही, कम अज कम पार्लियामान में तकरीरें तो हो जाती थी और अपोजिशन का बहाली जमहूरियत का कम अज कम एक बयानिया तो था। अब वो तनकीद कर रही है अपोजिशन पर कि कोई एक बयानिया तो था परवेज मुशर्रफ के दौर में। इनका पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म
वो अहम मकाम है जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खुश नसीबी कहें या उनकी कम अज़ कम अपने बयानिए पर सच्चाई से साबित कदमी के रोज़ाना की बुनियाद पर अपोजिशन जमातों और मीडिया में नाकदाना आवाज़ों को जेर करना अब तक उनकी सबसे अहम और कामयाब पॉलिसी है। कमाल तो यह है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बयानी के अलावा अब दो चार अल्फाज भी नहीं रहे। जमात के अंदर की तकसीम के बायस आम मामलात पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ क्या है किसी को मालूम नहीं। नून लीग को आड़े हाथों ले रही हैं। अमरीकी अड्डों के बारे बजट अमरीकी अड्डों के बारे बजट हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक रह दही का मामला, कश्मीरी पॉलिसी की बात हो या हुकूमत की जानिब से गैर एलानी और अचानक कानून साजी, पार्लियामान में कानून साजी को रोकने का लाए अमल हो या 8 बजे से 12 बजे के टॉक शोज या फिर पार्लियामान की राहदारियां, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सहाफ़ियों से पूछते फिरते हैं कि उनकी जमात में हो क्या रहा है। मज़ा नहीं आ गया। वो कहती हैं हर चीज़ में मुस्लिम लीग नून वाले सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं कि हमारी जमात में क्या हो गया, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि अलग अलग मौक़िफ़ और मुनक़सिम लाए अमल ने जहां पोजीशन को कमज़ोर किया है वहीं अवाम भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनकी आवाज़ है कहां। टफ टाइम देने वाली अपोजिशन अब भी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है और चाहे तो मनमानी कानून साजी की राह में रुकावट बन सकती है, मगर फ़रोई इख्तिलाफ़ात बड़े मकासद की राह में हायल। ताकत के मराकज़ से कुर्बत की कोशिश पीपल्स पार्टी करती है तो नवाज लीग भी कम कोशिशों में नहीं, यूं इनकलाब कहीं रहबर के इंतजार में है। ये सबसे बड़ी खबर उन्होंने दी। ताकत के मरकज यानी फौज से कुर्बत की कोशिश पीपल्स पार्टी करती है तो मुस्लिम लीग नवाज भी कम कोशिशों में नहीं, यूं इनकलाब कहीं रहबर के इंतजार में है। यानी नून लीग भी कोशिश कर रही है फौज की कुर्बत में और पांव पकड़ने में, बूट पॉलिश करने में, और नून लीग भी और पीपल्स पार्टी दोनों कोशिश करें। जैसे वो मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने ट्वीट किया जब एहसन इकबाल साहब ने यह कहा कि हमारे दौर में फौज का बजट बढ़ाया गया, तनख्वाहें बढ़ाई गई, इमरान खान ने तो फौज की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। तो मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कोट ट्वीट करके लिखा, अबू अबू इधर भी देखें, अबू अबू इधर तो देखें। यानी फौज को कह रहे हैं कि अबू इधर भी देखें ना, हमने तो देखें आपकी तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो ये मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा। वो कहती हैं आसमा शिराजी साहिबा, मुख्तलिफ मसाइल पर मुस्लिम लीग नून की सरसरी मुखालफत कहीं किसी डील का हिस्सा तो नहीं। मुख्तलिफ मसाइल पर मुस्लिम लीग नून की सरसरी मुखालफत कहीं किसी डील का हिस्सा तो नहीं। पीडीएम को गैर जरूरी तानों के बायस जिस तरह तोड़ा गया, अब शहबाज शरीफ कोशिश भी कर लें तो भी शायद बहुत देर हो चुकी। पीडीएम के इत्तेहाद ने जिस तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया, अब उस वक्त वापस लौटना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार मुतबादिल हुकूमत का होता है। हुकूमत से बाहर सियासी जमातें हुकूमती पॉलिसियों की हुकूमती पॉलिसीज़ के मुखालिफ लाए अमल वज़ा करती हैं और अवाम को अपने प्रोग्राम से आगाह करती हैं। जब से पीडीएम की मौत हुई है, क्या पार्लियामान के अंदर या बाहर कोई एहतजाजी प्रोग्राम सामने आए हैं? क्या किसी एहतजाजी तरीके की तैयारी हुई है? क्या किसी मौके पर तलबा तंजीमों, मजदूरों, सिविल सोसाइटी, वकला और मीडिया तंजीमों से रब्ता किया गया है? अवामी राबता मुहिम के लिए हालात साजगार नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदगी की क्या पॉलिसी तैयार की गई है? शदीद मायूस हो चुकी हैं आसमा शिराजी साहिबा पीडीएम से, अपोजिशन से। कहती हैं कोई इनके राब्ते नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पता नहीं इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कन्फ्यूज हैं, फौज के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं और सारे ये 2 नंबर हैं। वो कहती हैं शदीद दबाव का शिकार पार्लिमानी निज़ाम और दिन ब दिन कमजोर होती सियासी जमातों ने आईन, जमहूरियत और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो आने वाला वक्त किसी सूरत किसी को माफ नहीं करेगा। अब जब आसमा शिराजी साहब को ये पता चल गया है कि ये अपोजिशन 2 नंबर है, फौज के पांव पकड़ रही है, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ये इस बुनियाद पर नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगी कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि वो खुद बता रही हैं कि ये फौज के पांव पकड़े। अब आ जाए जनाब, पिछले दिनों में आपको पता है वाक़या हुआ तो असद तूर साहब वाला, तो मरियम नवाज साहब ने कहा कि असद तूर क्योंकि सच बोलता है इसलिए उस पर हमला हुआ है। पूरी पीडीएम असद तूर के साथ खड़ी हो गई क्योंकि वो सच बोलता है और सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा सच बोला है असद तूर साहब ने, जो पीडीएम के नज़दीक सदी के सबसे बड़े रिपोर्टर हैं। उन्होंने, क्योंकि वो नून लीग के बहुत करीब हैं, सबको घुटनों से 3 इंच ऊपर या नीचे तक झुक के मिलते हैं। वो मौलाना फजल रहमान वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो उन्होंने ये खबर दी है कि नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि फौज पर कोई बात नहीं करेगा, फौज एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर कोई तनकीद नहीं करेगा। यानी बूट को इज्जत दी जाएगी, वोट को इज्जत का बयानिया दफन हो गया, खत्म हो गया, दफा हो गया। नवाज शरीफ का बयानिया गया, खैरबाद, धरन तख्ता, सब कुछ खत्म। और अब बूट को इज्जत दी जाएगी। और साथ ही जो असद तूर साहब है, मरीम साहबा के मुताबिक सबसे बड़े रिपोर्टर हैं इस सदी के, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एहतजाज हो रहा था कौमी असम्बली में तो एक हाजिर सर्विस जनरल का नाम लिया नून लीग के किसी रुकने असम्बली ने, और शहबाज शरीफ ने आगे उसकी तबीयत साफ की, उसको डांटा, खबरदार जब तुमने फौजी जर्नैल का नाम लिया। यानी नून लीग ने यह तय किया है कि बूट को इज्जत दी जाएगी, बोर्ड की कुर्बत इख्तियार की जाएगी, बूट को बोसा दिया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा। और अब जो है वो किसी भी तौर पर बूट को जो है वो बूट के खिलाफ बात नहीं होगी, ये असद तूर साहब कह रहे हैं। अब
या तो सत्तूर साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मरियम साहब ने कहा, वो तो सच बोलते हैं, इसलिए उनको उनके ऊपर हमला हुआ है। तो फिर मरियम साहब झूठ बोल रही हैं कि बयानी आज भी हमारा वही है जो नवाज शरीफ का बयानी है। अब ये तय कर लें मरियम साहबा और मुस्लिम लीग नून आपस में कि कौन झूठ बोल रहा है। मरियम झूठ बोल रही हैं या असद झूठ बोल रहे हैं और आसमा चिराज साहब झूठ बोल रही हैं। अगर असद और आसमा चिराज साहब सच बोल रहे हैं तो फिर मरियम और नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं कि हम आज भी नवाज शरीफ के बयानी पे खड़े हैं, हम आज भी वोट को इज्जत देना चाहते हैं। और असद ने कहा है कि 2023 में शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि फौज के साथ मामला तय हो जाए और उनको इक़्तिदार दे दिया जाए। यानी 2023 में भी मुस्लिम लीग नून अवाम के कंधों पर बैठकर अवाम की वोट से नहीं आना चाह रही। खुद इनके करीबी साथी ये बता रहे हैं 2023 में भी फौज की मदद से ये आना चाहते हैं, फौज से डील करके और फौज की मदद लेकर, बूटों की मदद लेकर। तो ये जनाब आपके सामने मैंने सूरत-ए-हाल रखी है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, इनके करीबी साफी जिनको मरियम साहबा कहती हैं कि ये सच्ची हैं, जिनको मरियम साहबा कहती हैं कि झूठ नहीं बोल सकते, सदी के सबसे बड़े साफी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने कह दिया है वोट को नहीं, बूट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दी जाएगी और जनाब किसी फौज के बंदे का नाम नहीं लिया जाएगा, फौज पर तनकीद नहीं की जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पर तनकीद नहीं की जाएगी और फौज से डील करने की कोशिश की जाएगी। ये आसमा चिराज साहबा भी कह रही हैं, ये सत्तूर साहब भी कह रहे हैं। फैसला आप मरियम साहबा को तय करके पूछ लें कि वो झूठ बोल रही हैं या सत्तूर साहब और आसमा चिराज साहब झूठ बोल रही हैं। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।